साल 2018 में 8 साइंटिस्ट की एक टीम अपने कुक के साथ अंटार्कटिका में एक अभियान पर गई, जहां उन्होंने बाहरी दुनिया से कांटेक्ट बनाए बिना ही न्यूमेयर 3 नाम के एक रिसर्च स्टेशन में लगभग 14 मंथ्स एक साथ गुजारे। इस अभियान का मकसद ये जानना था कि हम इंसानों के ब्रेन पर एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन और लो टेम्परेचर में क्या क्या इफेक्ट होता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस एक्सपेरिमेंट से उन साइंटिस्ट के ब्रेन पर क्या इफेक्ट हुआ। अब तक हम सभी यही सोचते हैं कि जिस इंसान के ब्रेन का साइज ज्यादा बड़ा होता है वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट भी होता है, लेकिन जब बात इस दुनिया के सबसे जीनियस व्यक्तियों में से एक अल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन की आती है, तब उनका ब्रेन किसी एवरेज इंसान के ब्रेन से छोटा यानी कि लगभग 1.2 किलोग्राम का था। हालांकि अगर इस दुनिया में अब तक रिकॉर्ड किए गए सबसे बड़े ब्रेन की बात करें तो उसका वजन करीब 2.85 किलोग्राम था, जो कि इतने बड़े साइज का होने के बावजूद भी लेट डेवलपमेंट से जूझ रहा था। एक बात तो सच है कि ब्रेन हमारी बॉडी का सबसे मिस्टीरियस ऑर्गन्स में से एक है, जो हमें चौंकाने में कोई कसर नहीं रखता, और शायद यही वजह है कि आज भी साइंटिस्ट लगातार इस बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ह्यूमन ब्रेन में क्या क्या करने की क्षमता है। साथ ही इंसानों के लंबे समय तक एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन और लो टेम्परेचर में रहने पर इंसानों के ब्रेन के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। जैसा कि मैं आप सभी को वीडियो की शुरुआत में ही बता चुका था कि 2018 में साइंटिस्ट की एक टीम और उनके कुक को अंटार्कटिका में सोशल आइसोलेशन में भेजा गया था, जहां वो बाहरी दुनिया से कांटेक्ट नहीं रख सकते थे। दोस्तों, ये साइंटिस्ट्स और उनके कुक के लिए धरती पर एक बिल्कुल नई चीज होने वाली थी, क्योंकि इससे पहले ऐसा सिर्फ स्पेस मिशन में ही होता था। हालांकि उनके लिए अच्छी बात ये थी कि वो हर वक्त अपने सामने सफेद बर्फ का डेजर्ट देख सकते थे, जो कि कभी चेंज होने वाला नहीं था। साइकोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर स्टैन ने चैरिटी मेडिसिन और बर्लिन के प्रोफेसर डॉक्टर सिमन कोन के साथ मिलकर इस बात पर इन्वेस्टिगेशन चालू की कि इंसान के लंबे समय तक अंटार्कटिक में रहने से उनके ब्रेन के फंक्शन और स्ट्रक्चर पर क्या क्या चेंजेस आते हैं। क्योंकि इससे पहले एनिमल्स पर हुई इसी स्टडी से ये बात सामने आई थी कि एनिमल्स के ब्रेन में मौजूद हिपोकैम्पस नाम का एरिया, जिसे मेमोरी और नेविगेशन के लिए जरूरी माना जाता है, उससे इस एक्सपेरिमेंट से बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा था। इस नुकसान का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि रैट्स, जिन्हें उनकी शार्प मेमोरी के लिए जाना जाता है, वो भी इसी लो टेम्परेचर वाली जगह पर लंबे वक्त तक अकेले रहकर अपनी याद करने की क्षमता को खो देते हैं। क्योंकि उनकी मेमोरी तभी अच्छी होती है जब वो अपने साथियों के साथ एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हैं। एक तरफ जहां एनिमल्स के ब्रेन को इस एक्सपेरिमेंट से नुकसान हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ साइंटिस्ट ये नहीं जानते थे कि क्या इसका हम इंसानों के ब्रेन पर भी सेम इफेक्ट होगा। अंटार्कटिक में लंबे समय अकेले गुजारने वाले साइंटिस्ट और उनके कुक को जल्द ही कुछ और साइंटिस्ट की टीम ने ज्वाइन कर लिया। हालांकि उस वक्त कंडीशन उतनी ज्यादा कठिन नहीं थी जितना कि पहले से रह रहे इन साइंटिस्ट और उनके कुक के ऊपर से गुजरी थी, क्योंकि अब समर सीजन आ चुका था और तब पोलर विंटर्स चल रही थी, जिनमें हर वक्त रात रहती है। साथ ही टेम्परेचर भी लगभग -50 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों, शायद ही आपको इस बारे में जानकारी हो कि इस मिशन के पहले, इस मिशन के दौरान और इस मिशन के बाद में कुक समेत हर पार्टिसिपेंट्स साइंटिस्ट को एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंप्लीट करना होता था, जो कि उनकी कंसंट्रेशन, मेमोरी और स्पेशल थिंकिंग को हर वक्त इवेल्युएट करता था। इतना ही नहीं, हर पार्टिसिपेंट्स का रेगुलर ब्लड टेस्ट भी हुआ करता था, जो उनके ब्लड में ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर नाम के एक प्रोटीन का लेवल का पता लगाता था, जो कि ब्रेन में नर्व सेल्स और साइनेप्सिस की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था। इस सब के अलावा भी रिसर्चर्स द्वारा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का यूज भी किया जाता था, जो ब्रेन के वॉल्यूम और उसके अंदर मौजूद हिपोकैम्पस नाम के एरिया के बारे में पता लगाता था। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि सारे 8 पार्टिसिपेंट्स और उनके कुक के ब्रेन पर जब ये सब रिसर्च की गई, तब उसके रिजल्ट चौंकाने वाले थे, क्योंकि हिपोकैम्पस के पास पाए जाने वाले डेंटेड जाइरस का वॉल्यूम लंबे वक्त तक एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में रहने की वजह से 7.2% तक कम हो गया था। इतना ही नहीं, इन टेस्ट के दौरान ये बात सामने आई थी कि सभी पार्टिसिपेंट की याद करने की क्षमता भी कम हो गई थी, क्योंकि ब्रेन में मौजूद ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर प्रोटीन का लेवल भी कम हो गया था। दोस्तों, जब बात ब्रेन के हिपोकैम्पस रीजन की आती है, तब आइसोलेशन की स्टेट में वो बुरी तरह से घायल यानी कि कमजोर हो जाता है। साथ ही उसका ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर लेवल भी कम हो जाता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि सोशल गैदरिंग से हिपोकैम्पस और ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर लेवल दोनों को फायदा पहुंचता है, जिस वजह से साइंटिस्ट ये मानते हैं कि एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में आया ये चेंजेस रिवर्सिबल होता है। खैर, अभी तक तो इसके कोई सबूत नहीं मिले हैं, क्योंकि पोलर एक्सप्लोरर्स के अंदर ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर की बहुत ही ज्यादा कमी देखी गई, जो कि महज 3 मंथ्स अंटार्कटिका में गुजारने से हुई है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि घर वापस आ जाने के बाद भी पोलर एक्सप्लोरर्स का BDNF लेवल कभी भी नॉर्मल पर वापस नहीं आया है। हालांकि चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ब्रेन ने खुद को इस प्रोटीन के लेवल की कमी के हिसाब से अडेप्ट कर लिया है, जो कि दिखाता है कि ब्रेन कंडीशन के हिसाब से खुद को मेंटेन कर सकता है। लेकिन क्योंकि ये स्टडी बहुत ही कम लोगों के ऊपर की गई है, इस वजह से इससे सावधान होना बेहद जरूरी है, क्योंकि रोडेंट्स के ऊपर किए गए इस एक्सपेरिमेंट से ये बात सामने आई है कि इसका ब्रेन के ऊपर एडवर्स इफेक्ट भी होता है।
ब्रेन के ऊपर एडवर्स इफेक्ट के खतरे को देखते हुए अब रिसर्चर्स ये पता करने में लग गए हैं कि क्या एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में फिजिकल एक्सरसाइज से ब्रेन को प्रोटेक्ट किया जा सकता है या नहीं। इसके अलावा साइंटिस्ट का ध्यान एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में ब्रेन के एडेप्टेशन से होने वाले बॉडी इफेक्ट्स पर भी है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए कजाकिस्तान ने एक और अंटार्कटिका एक्सपीडिशन ऑर्गेनाइज किया था, जो कि महज 11 दिन चला था। और इन 11 दिनों में हर 3 दिन के अंदर एक्सपीडिशन में हिस्सा लेने वाले पार्टिसिपेंट्स की बॉडी का चेकअप किया गया था, यानी कि सिर्फ 4 बार। दोस्तों, उस स्टडी में ये सामने आया कि 29 की एज के ये पार्टिसिपेंट्स जब अंटार्कटिका में पहले दिन पहुंचे तब उनकी बॉडी और उनका ब्रेन बिल्कुल स्टेबल था। साथ ही वो इस दौरान बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे थे। साथ ही उनका टेंशन लेवल भी हाई था। लेकिन जैसे ही उन्हें इस जगह पर 2-3 दिनों का समय हुआ तब उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे गिरने लगा, क्योंकि वो इस लैंडस्केप में रहने के आदी नहीं थे। साथ ही उन्हें रोजाना एक ही रूटीन फॉलो करना होता था। हालांकि इन सब के दौरान अच्छी बात ये थी कि उनकी बॉडी इस हिसाब से अडेप्ट हो गई थी और एक्सपीडिशन के 4th डे उनकी बॉडी में एडेप्टेशन की पीक देखने को मिली थी। साथ ही उसमें कई चेंजेस देखने को मिले थे। उन सभी लोगों का ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया था। साथ ही उनके हार्ट रेट में भी कमी देखने को मिली थी, क्योंकि उनके 11 दिनों के पीरियड में एक जैसी बनी रही थी। इतना ही नहीं, उनकी सांस लेने की फ्रीक्वेंसी भी कम हो गई थी। साथ ही उनके शरीर में इमोशनल स्टेट का लेवल भी बढ़ गया था। ऐसा माना जाता है कि अगर ये लोग कुछ दिन और अंटार्कटिक में ऐसे ही रुकते तब इनकी बॉडी में और भी ज्यादा चेंजेस हो सकते थे, क्योंकि जब रैट्स को ऐसी कंडीशन में लंबे समय तक रखा गया था तब वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो गया था, जो कि लोनलीनेस का रिजल्ट था। जब हम इंसानों के शरीर का टेम्परेचर 35 से 32 डिग्री सेल्सियस लो हो जाता है तब हमारे शरीर में मौजूद ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जो कि हमारे लिम्स में ब्लड के फ्लो को कम कर देती है, जिससे कि ब्रेन और हार्ट तक ब्लड पहुंच सके। साथ ही हमारी बॉडी के हेयर्स भी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस समय एक हीट इंसुलेटर के रूप में काम करते हैं। इतना ही नहीं, हमारे हाथ भी कांपने लगते हैं और हमारी मसल्स भी सिकुड़ने लगती है। इस वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर कुछ समय बाद ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। हालांकि इसके बाद जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर 30.5 से 29.5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है तब हम कोमा में चले जाते हैं और हमारा हार्ट काम करना बंद कर देता है। इससे ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। खैर, ये बात भी सच है कि कोल्ड टेम्परेचर में इंसान की मौत जल्दी नहीं हो सकती, पर अगर आपको कोल्ड कंडीशन में छोड़ दिया जाए तब आप क्या करोगे? हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, और जिन लोगों ने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया वो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।